हाय क्लास। आइए साहब शुरू करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरीज। पिछली क्लास में हमने थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट किया था सैलरी के ऊपर में। इस बार हम सैलरी की डेफिनेशंस के ऊपर में जाएंगे। पिछली बार हमने बेसिस ऑफ चार्ज किया था। सेक्शन 15 में हमने ये समझा था कि सैलरी क्या होती है, किस हिसाब से होती है। और इस बार हम लोग करेंगे सेक्शन 17, जो कि सैलरी की डेफिनेशंस के ऊपर में। आइए साहब, तो शुरू करते हैं। सेक्शन 17 जो है वो कहता है कि सैलरी के अंदर में क्या क्या चीजें आएंगी। सैलरी आएगी, परक्विजिट्स आएगा, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी आएगी। तो याद करिए, मैंने आपको एक पहला टेबल बताया था 17(1), 2 एंड 3। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सैलरी के ऊपर में। सैलरी सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में आती है। सैलरी के अंदर में क्या होता है वैसे नॉर्मली ओवरऑल जो सेक्शन 17 बोलता है कि सैलरी इंक्लूड्स the salary, perquisites, and profit in lieu of salary includes two types of benefits. What is two types of benefits? Monetary benefit and non-monetary benefits. मॉनेटरी बेनिफिट्स किस किस तरीके से हो सकते हैं साहब? बेसिक सैलरी हो गई, बोनस हो गया, कमीशन हो गया, अलाउंसेस एक्सेट्रा हो गया। ये इसके ऊपर में बहुत डिटेल में हम चलेंगे जब हम आगे बात करेंगे। नॉन मॉनेटरी फैसिलिटीज क्या हो गया साहब? स्कूल के अंदर में हूँ, स्कूल के प्रेमाइसेस पे ही मुझे एक घर रहने के लिए दे दिया गया, हाउसिंग अकोमोडेशन। यहाँ मुझे एक स्कूल की तरफ से घर रहने के लिए दे दिया गया, हाउसिंग अकोमोडेशन। मेडिकल फैसिलिटीज, इंटरेस्ट फ्री लोन्स। मेडिकल फैसिलिटी डज नॉट इंक्लूड योर इंश्योरेंस प्रीमियम्स। मेडिकल फैसिलिटीज फ्रॉम द कंपनी। ठीक है। तो अब सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है? इट इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। साहब ये जो वर्ड है, ये कीवर्ड है, इंक्लूसिव डेफिनेशन। इट इज नॉट एग्जॉस्टिव। ये सब तो है ही है, आगे और भी आ सकते हैं बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। ठीक है। तो क्या क्या हो सकते हैं साहब? वेजेस हो सकता है। वेजेस तो साहब लेबर को मिलती है। लेबर, हम भी तो लेबर ही हैं। हम लैपटॉप उठा करके मेट्रो में जा करके टिफिन बॉक्स ले करके चलते रहते हैं। जो टिफिन नहीं लेके जाते हैं वहां पे कुलचे छोले खाते हैं, या बिरयानी खाते हैं, या भटूरे छोले खाने जाते हैं नीचे लंच के टाइम पे। हम वेजेस ही ले रहे हैं। हम भी लेबरर ही हैं। जो वेजेस लेते हैं वो भी लेबरर है। वी आर वाइट कॉलर्ड लेबर्स। तो वेजेस एंड सैलरी आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। बेसिक सैलरी, वेजेस, salary, these are used interchangeably. फिर एनी एन्युटी और पेंशन। पेंशन हम लेते हैं साहब? नहीं, हमारे पास पेंशन नहीं आती। ग्रेचुटी आती है आपकी? हाँ जी साहब, ग्रेचुटी होती है 5 साल के बाद। हम तो 5 साल टिकते ही नहीं है काम में। नहीं साहब, कई लोग टिकते हैं। तो साहब प्रोविडेंट फंड आपका कटता है 60 साल के बाद। आपको उसमें से हर महीने पेंशन दिया जाता है आपकी। ध्यान, थोड़ा सा मैं आउट ऑफ टॉपिक जा रहा हूं। प्रोविडेंट फंड जो है उसके अंदर में क्या क्या होता है? एक होता है एम्प्लॉय शेयर, एक होता है एम्प्लॉयर शेयर, और एक होता है पेंशन फंड। ठीक है। तो इसी एम्प्लॉयर शेयर में से पेंशन फंड जाता है। तो अगर आपका 12% है, तो 12% ऑफ एम्प्लॉयर शेयर इज डिवाइडेड इनटू पेंशन फंड एंड यू नो एम्प्लॉयर शेयर टू प्रोविडेंट फंड। वो प्रोविडेंट फंड की जब कभी डिस्कस करेंगे फिर उसके बारे में बात करेंगे। तो पेंशन आपको मिलती है। आपको कभी भी कम्यूटेड पेंशन मिल गई, आपको ग्रेचुटी मिल गई आपको। सो दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अग्निवीर कॉर्पस फंड के अंदर में पैसा डाला फॉर द इंडिविजुअल एनरोल्ड इन अग्निपथ स्कीम अंडर सेक्शन 80 CCH, जो कि हमारे राहुल बाबा सबसे ज्यादा विरोध करते हैं। गवर्नमेंट ने उस उस स्कीम के अंदर में, ये कॉर्पस फंड के अंदर में, जब अग्निपथ के वीरों के लिए जो पैसा सॉरी जुगाड़ नहीं, जो पैसा दिया जाता है, अगर उस कॉर्पस में से पैसा निकला तो वो भी इस केस में यहां पे आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो आरपीएफ होता है,
जो आप देखोगे प्रोविडेंट फंड के बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, छापा मारते हैं, आपने 12% जमा नहीं कराया, आपने ये नहीं कराया कंपनियों के अंदर में। आप जब आगे काम करोगे तो ऐसे ऐसे केसेस भी आएंगे आपके पास। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड जो गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं, उनके अंदर में इंक्रीज इन द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय, अगर उसके बैलेंस में इंक्रीज होता है विथ द अमाउंट टू द एक्सटेंट टैक्सेबल, टू द एक्सटेंट टैक्स, अगर कोई टैक्सेबल अमाउंट बनता है, इंटरेस्ट वगैरह सब चीजें, तो वो जुड़ जाएगी। उसके भी कंडीशंस होते हैं, जब आरपीएफ करेंगे, जब हम प्रोविडेंट फंड के बारे में बात करेंगे तो वो इसके बारे में बात करेंगे। या ट्रांसफर्ड बैलेंस इन आरपीएफ टू द एक्सटेंट टैक्सेबल, अगर हमने कोई भी बैलेंस करते हैं ट्रांसफर टू आरपीएफ टू द एक्सटेंट दैट इट इज टैक्सेबल, इज included in the definition of 17 subsection 1. Contribution by central government or any other employee to the account of employee under pension scheme referred to in 80 CCD। जब हम लोग 80 CCD पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपके अकाउंट के लिए पेंशन स्कीम के लिए ये पैसे जमा कराए, तो भी वो टैक्सेबल ये सैलरी के अंदर में आएगा। मेरी सैलरी 100 रुपया थी, उसमें से मैं 10 रुपया वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड यानी 80 CCD में या किसी ऐसे स्कीम में डालता हूं जो कि मेरे 80 CCD में फॉल करती है, तो ये 100 रुपया टैक्सेबल होगा, 90 रुपया नहीं। ठीक है। लीव सैलरी और लीव इनकैशमेंट, लीव इनकैशमेंट छोड़ने पर लीव सैलरी ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है साहब। तो अब हम एक एक करके समझेंगे। आज हम सिर्फ वेजेस के बारे में समझेंगे कि वेजेस या सैलरीज क्या होती है, फिर धीरे धीरे हम इसकी बाकियों के बारीकियों में भी जाएंगे। ठीक है। तो वेजेस, वेजेस क्या होता है साहब? एक कॉमन पार्लेंस, एक नॉर्मल यू नो भाषा में, लेमैन टर्म्स के अंदर में अगर हम बोलें तो वेजेस मींस फिक्स्ड, फिक्स्ड रेगुलर पेमेंट earned for the work or services given by the employee। ठीक है। तो द वर्ड वेजेस, सैलरी, बेसिक सैलरी आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, जो कि मैंने आपको पिछली वाली में बताया था। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट वेजेस इंक्लूड्स, वेजेस क्या क्या है इंक्लूड करता है? बोनस, अलाउंसेस एटसेट्रा मेड टू द एम्प्लॉय। तो ये सारी, ये सब चीजें आपकी सैलरी के अंदर में इंक्लूड हो जाती है। ठीक है साहब। अलाउंसेस क्या होते हैं? फुली टैक्सेबल अलाउंसेस होते हैं, पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस होते हैं, मतलब कुछ पोर्शन उसका टैक्स में जाएगा, कुछ पोर्शन आपको छूट छूट मिल जाएगी, और फुली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस होते हैं। साहब जब मैं ये अलाउंसेस करूंगा तो मैं इसको दो हिस्सों में बांटूंगा। एक होगी न्यू रिजीम, न्यू रिजीम, और एक होगी ओल्ड रिजीम। साहब न्यू रिजीम क्या है? सेक्शन 115 बी सी 1 के तहत ये अलाउंसेस किस तरीके से फुली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल या फुली एग्जेम्प्ट होंगे, और ओल्ड स्कीम ऑप्टिंग आउट ऑफ दिस सेक्शन ये किस तरीके से चलेगी चीजें। ठीक है साहब। तो जब हम लोग अलाउंसेस पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ा जाएगा। मैंने इसको 3 भागों में बांट दिया है आपको। 3 भागों में भी 2 हिस्सों में आएगा, यहाँ पे एक न्यू स्कीम आएगा, यहाँ पे एक ओल्ड स्कीम आएगा। उसी तरीके से हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं साहब, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, सबसे बढ़िया मुझे बताइए, अगर एक एमपी साहब है हमारे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसको पैसा मिलता है, उसको पैसा मिलता है 2,50,000
50,000 रुपए महीना, 2.5 लाख रुपीज अ मंथ. Is it taxable under the head salaries? No, this is not taxable under the head salaries. So it says कि अगर एमपी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ नो इलेक्टेड बॉडी, अगर आपको मतलब गवर्नमेंट इलेक्टेड बॉडी, अगर आपको पैसा मिल रहा है, यू आर नॉट एन एम्प्लॉई, यू आर ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. जो वर्ड रिप्रेजेंटेटिव है, दैट इज द मेन फोकस इन दिस एरिया. तो रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव आपका कीवर्ड होता है. सो ही इज द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी, हेंस ही इज नॉट एन एम्प्लॉय. ठीक है. उसी तरीके से अगर एक डायरेक्टर है साहब, इफ ही इज ऑन द रोल्स ऑफ द कंपनी, उसको कोई पैसा मिला तो सैलरी में आएगा. मगर अगर उसको रोल्स के ऊपर में नहीं है, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो उसको जो पेमेंट मिलती है वो फॉल नहीं करेगा. सिमिलरली, अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, किसी कंपनी के संग जुड़े हुए हैं, ठीक है, और आपको कहीं काम करने के लिए भेजा जाता है, जो कहा जहां पे आपको काम करने के लिए भेजा जाता है, वो कंपनी इस कंपनी को पैसा देती है और ये आपको पेमेंट कर रही है हर महीने, हर एक फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड एंड रेगुलर पेमेंट. भले ही मेरे पास काम हो ना हो, मैं आपको इतना रुपया तो दूंगा ही दूंगा. दिस विल बी ट्रीटेड एज सैलरीज. ठीक है, भले ही 10 जगह काम करने के हो. ठीक है साहब. तो आज हमारा जो सेशन है बड़ा छोटा है, क्रिस्प है. हम नेक्स्ट सेशन के अंदर में अलाउंस से शुरू करेंगे, वो थोड़ा बड़ा जाएगा. प्लीज बी प्रिपेयर्ड, प्लीज टेक डाउन द नोट्स, यू नो. For notes, please write to me on varmaniassociates@gmail.com. You can contact me on my number, you know. And then I would just like to add, if you have any kind of a query with regards to bookkeeping services, with regard to income tax related services, and with regards to GST services, you can please contact on my number or write to me on an email. I would love to help you out by providing our professional services. My company is S Varmani and Associates. Right? अगली क्लास में मिलते हैं साहब. Thank you so much. Goodbye.